उपस्थित ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष महोदय श्री उत्तम जी, मैडम, मंच पर उपस्थित श्री डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी जी, श्री भाऊराव बोदले जी और आपके सबके चहेते आशीष जी। इसके अलावा कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे 30 जो कलाकार आए हैं डिंडोरी से, जैसा कि आपने बताया एक दल आया है, सभी अधिकारीगण जो उपस्थित हैं और पत्रकार बंधुओं। आज के इस एक अनुपम और अद्वितीय कार्यक्रम की जो रूपरेखा रची है अध्यक्ष महोदय ने और इसको जो मूर्त रूप दिया है आशीष जी ने, उनके लिए उमरिया जिला प्रशासन और उमरिया के सभी नागरिकों की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम की संकल्पना की, उसका संयोजन किया और उसको यहाँ पर उभारा जमीन पर। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली की तरफ से मैं चेयरमैन उत्तम पाचार ने आपका सभी का स्वागत करता हूँ। इस क्षेत्र के सरकार के प्रमुख, यहाँ के कलेक्टर साहब आदरणीय सोमवंशी जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके रिश्तेदार, मेरी पत्नी ज्योति, हमारे लखनऊ केंद्र के देवेंद्र त्रिपाठी जी और इस कैंप के 2 क्यूरेटर है, एक आशीष स्वामी जी है जो यहाँ स्थानीय बहुत बड़े कलाकार हैं, मेरे मित्र हैं, और दूसरे जो है वो बोदड़े जी है जो इंदौर से कलाकार हैं। आप सभी का और उपस्थित सभी कलाकारों का मैं स्वागत करता हूँ। थोड़ी देर पहले अभी हमारी चर्चा थी, ये कैंप करने का, आयोजन करने का क्या उद्देश्य रहा, और हम साहब से ये बात कर रहे थे कि ये कैंप करने का क्या उद्देश्य है। हम विदेशी सौंदर्य शास्त्र की शिक्षा पाए हुए आर्टिस्ट हैं। हम लोग मुंबई से, पुणे से, बड़े बड़े शहरों से बहुत पाश्चिमात्य विचारधारा जैसे ही विचार करके अपनी अभिव्यक्ति देते आए हैं। और तभी ये सवाल आ गया कि जब विदेशियों से भारतीय प्रशासन को ये पूछने लगे कि आपके देश की मूल परंपरागत कला, वो शैलियाँ बहुत हमने सुनी है, उसके आर्टिस्ट कौन है, इसकी किताबें हमको दे दीजिए, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। ललित कला एकेडमी के 1.5 साल हो गए, मैं चेयरमैन के रूप में जब ललित कला ज्वाइन किया तो मेरे सामने ये सवाल आया। हमारा राष्ट्रपति भवन में कंटेम्परेरी आर्ट का कैंप हुआ, उसके पहले चर्चा होती थी कि ट्राइबल आर्ट के लिए हम क्या करने वाले हैं। मैंने सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा, जब तक कोई भी प्रदर्शनी सरकारी तौर पे हम लोग आयोजित नहीं करते हैं और वो कलाकारों को सम्मानित नहीं करते हैं, तब तक देश और दुनिया का ध्यान उनके तरफ नहीं जाएगा।
सब दुनिया में जब हिंदुस्तान में देख रहे हैं, ट्राइब्स को देख रहे हैं, तो मेरा पहला जो सवाल ये है कि लगभग 84 के बाद हिंदुस्तान के अंदर ये जो जितनी भी लोग ट्राइब्स थे अंदर जो काम कर रहे थे भी, जितनी भी जातियाँ हैं ट्राइब्स की, उनकी खोज शुरू धीरे धीरे सुगबुगाहट के तौर पर शुरू हुई कि ये एक बहुत बड़ा आर्ट फॉर्म है जो अंदर पड़ा हुआ है, ये दीवारों पर अपने काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये शुरुआत होते होते आज जो हम 2020 में आज 12 तारीख को हम यहाँ बैठे हुए हैं, 11 तारीख को, तो और आपका एक लंबा अनुभव रहा है इन सब चीज़ों को देखने का, तो उस काल से लेकर और आज के तारीख तक आप किस तरह से इसको बदलते हुए देख रहे हैं, क्योंकि बदलाव बहुत सारे हो रहे हैं इन चीज़ों में। ये बात सही है कि अगर हम 15-20 साल पहले ये ट्राइबल आर्ट के बारे में जो चर्चा सुन भी नहीं सकते थे, और समाज उनको कला के फॉर्म में एक क्राफ्ट के जैसा ही संबोधित करता था, ट्राइबल आर्ट क्राफ्ट, और बहुत टाइप के क्राफ्ट भी इस व्यवस्था में बने हैं, अलग अलग ट्राइब्स में बने हैं। जैसे बस्तर का आप क्राफ्ट देखें तो मेटल कास्टिंग है, नॉर्थ ईस्ट का क्राफ्ट देखेंगे तो मोस्ट ऑफ वुड कार्विंग है, और कई। लेकिन जो मेन चर्चा है आज के ट्राइबल आर्ट के फॉर्म की, ट्राइबल आर्ट के काम की, ट्राइबल आर्ट के बारे में, तो ये सोच क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में कुल मिलके करीबन 200 के आसपास ट्राइब्स है, और हर दिन एक एक ट्राइब्स अस्त की तरफ जा रहा है, उसके आर्टिस्ट नहीं के बराबर होते जा रहे हैं। अभी पीछे जाते हैं हम लोग, अंग्रेज आए और अंग्रेज के ज़माने में यहाँ आर्ट स्कूल खोले गए, तो अपना सिलेबस लेके आए, और उस सिलेबस के मुताबिक यहाँ इस देश में प्रथम मेगा सिटीज़ में जैसे मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, ऐसी जगह में आर्ट स्कूल खोले, लखनऊ, तो उसका बेसिक थ्योरी वो रहा। आर्ट के बेसिकली 6 प्रिंसिपल होते, ताल, तोल, रंग, स्पेस, इस तरह के, और उसके ऊपर आधारित, मतलब नीचे कोई रेड कलर है तो ऊपर थोड़ा सा रेड लगाओ, कलर को बैलेंस करो, कलर स्कीम क्या होती है, लाइट कलर स्कीम में पेंटिंग करो या डार्क कलर स्कीम में पेंटिंग करो, ये उसके एनालिसिस और ये विभाजन करके उन्होंने उसको एक एजुकेशनिक फॉर्मेट में डेवलप किया। जो यूरोपियन स्कूल में चलता था वही यहाँ चलने लगा। इसका दुष्परिणाम ये रहा कि हमारे जो ट्राइब की जो कला थी, अलग अलग म्यूजियम में हम पाते थे, अलग अलग स्थानिक लोकल लेवल में जो हम देखते थे, किताबों में जो पढ़ते थे, कुछ पेंटिंग भी देखते थे, वो चीज़ के तरफ किसका भी ध्यान नहीं जा रहा था। और क्यों नहीं ध्यान जा रहा था, तो इनके कोई आर्ट कॉलेजेस नहीं थे, सिस्टम में इनके लिए कोई फंडिंग नहीं था। वो आदमी अपना घर पे बैठ के एक चित्र बनाए, उसके लिए कोई कैनवास कलर नहीं था, वो अपने कपड़े के ऊपर, दीवार के ऊपर वो एक्सप्रेशन करते थे। इसको रिटर्न एक बार सोसाइटी में प्रस्तापित करने का जो विषय है, तो एक वैचारिक ये भूमिका है कि हमारे देश का जो ट्राइब है वो ओरिजिनल है, जिनके हाथों से, जिनके विचार से ये बेसिक विषय को हम लोग वातावरण में जो अदर सृष्टि है, पंछी है, एनिमल है, हमारे जो सिंबल्स है, धार्मिक सिंबल्स है, उनके बारे में इनके ट्राइब्स में एक्सप्रेशन मिलते हैं। ये स्टडी से हमको पता चला, और फिर ये पता चला कि ये तो जीवन की बहुत गढ़ी हुई ऐसी कलाकृतियाँ है जो जीवन के बारे में ये व्याख्या करती है। वो फूल पौधों को वो पंछी से जोड़ती है, हाथी और पौधों को एक आकार में एक साथ लाती है। उनकी जो कलर स्कीम है वो ब्राइट है, और निसर्ग के जो नेचुरल कलर है उसको कम टोनल में ये करके, रेड है तो रेड है, ब्लू है तो फास्ट ब्लू है, येलो है तो येलो है, ग्रीन है तो ग्रीन है। तो ये कलर क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई घास है तो ग्रीन है, सूरज है तो रेड है। इस तरह से फूलों के रंग पीला है तो पीला है,
ये ओरिजिनल कलर वो डाल के पेंटिंग में लाते थे और बहुत चीज़ों के साथ में एक जीवन का संवाद एक साथ रखते थे। एक संवाद हमने ये भी पाया था कि कई विचित्र घटनाएं भी वो अपने यहाँ चित्रित करते थे जो कंटेम्पररी आर्ट कभी सोच नहीं सकता। जैसे मैं कल उदाहरण दिया था कि दोपहर के टाइम में भैंस पानी में जाती है, वहाँ एक जहरीला स्नेक आता है, उसका दूध चूसता है, निकल जाता है और ये सिलसिला प्रतिदिन चलता है। तो निसर्ग के अंदर निसर्ग के एक साथ विषय जो है वो ट्राइबल आर्टिस्ट होता है। ट्राइबल आर्टिस्ट के पैर ज़मीन पे है, वो ज़मीन की बातें करता है और यही स्वाभाविक मूल तत्व की बात ये करते हैं। अभी ये फूल पौधे कहाँ से है तो इस देश की मिट्टी में पैदा होने वाले हैं। ये प्राणी वगैरह कहाँ से है तो मछली इस पानी में पाने वाली है, वो जाति का ड्राइंग आता है, वो पेड़ का ड्राइंग आता है। कोई विदेशी पेड़ का ड्राइंग वो नहीं निकालते है, कंटेम्परेरी आर्ट ये बंधन नहीं करता है। वो कहाँ का भी चीज़ करेगा, कहाँ का भी वो फिगर ले लेगा। तो मूलतः यही कहा जाता है कि कोई गीत है या कोई चित्र है वो देश की भाषा करना है। उसने वो देश की भाषा, देश का गंध, जब तक वो मिट्टी का गंध कोई कला नहीं लेके आती है तभी वो उस देश की कला नहीं लगती है। पूरे के पूरे जो ट्राइब्स है, ये देश के ट्राइब्स है, वो खुद सामने आके अपना चित्र बयान करते हैं और यही उसका श्रेष्ठत्व है। दे आर टेलिंग अबाउट इंडियननेस। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इसी के लिए भारत की ये मूल कला है। वही हम शिल्पों में पाते हैं, वही हम लिटरेचर में भी यही विषय हम पाते जो चित्रकारों ने अपने चित्र का विषय बनाया। इसमें शिव भी है, इसमें कृष्ण भी है, इसमें राम भी है। ये सब विषय जो है वो ट्राइबल आर्टिस्ट फॉलो करते हैं। वो अपने परंपरागत डांस को विषय बनाते हैं, गांव के पेड़ों को विषय बनाते हैं, सृष्टि में पाने वाले नज़दीकी पंछी को विषय बनाते हैं और इस तरह से अपना काम वो बहुत ढंग से और एक सीजन एजुकेशन स्टूडेंट जैसा करते, जबकि ऐसा नहीं है। घर घर में, गांव में गुरु के घर के या परंपरागत घर में सीख मिलने वाली ये कला आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो ये लड़खड़ा रही है। अपनी कला की तरफ ही हमने शासन के रूप से दुर्लक्ष्य किया है। और जब ये 85 के बाद सरकारें आने लगी या मोदी जी की सरकार आ रही तो उन्होंने इस तरफ हेतु तहा ध्यान देने की कोशिश की कि आखिर हमारे ट्राइब्स के विषय क्या है, हमारा इंडियन आर्ट क्या है, सही इंडियन आर्ट क्या है। हमारी परंपरागत शैली से जो कंटेम्पररी विकसित हुआ है, करीबन हर कंटेम्पररी आर्टिस्ट आपको ऐसा दिखेगा कि जो स्वातंत्र्य के टाइम में उनका जन्म हुआ है और आज उनकी उम्र 70-80 साल की है, उनका जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है वो ट्राइब्स के ऊपर आधारित है। ये कहेंगे तो ये झूठ नहीं लगेगा। इतना उसका प्रभाव, इतना क्रिएशन ट्राइबल आर्ट का उनके अपने चित्र में दिखाई देता है और इसी के लिए ये भारत की, ये देश की मूल कला है। ललित कला अकेडमी ने इसी को संशोधन रूप में लिया है। एक बड़ा सवाल ये था और महत्वपूर्ण सवाल है, मतलब ट्राइबल कला जगत का, कि जनगण श्याम जो पाटनगढ़ श्याम में थे और वहाँ कोई नहीं जानता था, लेकिन जब भारत भवन की स्थापना हुई तो स्वामीनाथन ने कुछ लोगों को बाहर फैलाया और बोला कि इन ट्राइब्स को यहाँ लेकर आओ। तो पहला म्यूजियम ट्राइब्स का बना भारत भवन के अंदर, और भारत भवन के अंदर लगभग 10 साल तक काम चला, जब तक उसकी उरूज पे काम चल रहा था। फिर धीरे धीरे डिस्कशन शुरू हो गया, अलग मामला है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला ट्राइब म्यूजियम भारत भवन में बना जी। और जनगण श्याम की एक पूरी की पूरी वहाँ से पूरी की पूरी एक पौध या पूरी की पूरी जनरेशन निकल के हिंदुस्तान में फैली। मुझे एक बात बड़ी चुभती है कि इस ट्राइब फॉर्म्स को कई सरकारों ने दीवारों पर पेंट करवा के गंदगी को छुपाने के लिए उनको बुलाया और पेंट करा लिया जी। उससे जो इस कला का जो ह्रास हुआ, उसमें जो उसके अंदर जो न्यूनतम वेतन वाली बात आ गई, तो क्या ये उचित है कि हम इन ट्राइब आर्टिस्ट का इस्तेमाल उस दीवारों पर करें जहाँ हमें गंदगी छुपाना है, या हम स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ पेंट कराना चाहते हैं तो उनको बुलाया और पेंट करा दिया। ये क्या कला के साथ, इन ट्राइब आर्टिस्टों के साथ, इनकी कला के साथ भेदभाव नहीं? जी है, ये भेदभाव है और इसको समझना चाहिए। इसी के लिए समझना चाहिए कि एक
हमारा सांस्कृतिक वारसा है ट्राइबल आर्ट, उसको हम बहुत साधारण ढंग से एक्सप्रेस करके दीवारों पे लगाने के बाद उसके मूल्यों का हम ह्रास कर रहे हैं। जो उन्होंने एलिमेंट दिए हैं, ओरिजिनली काम देखेंगे तो उसके साथ में जो डेवलपमेंट आई है, इट इज़ अ फैबुलस एस्थेटिकली, मतलब ये बहुत रिच काम है। ऐसा कई देशों के ट्राइब्स में भी नहीं दिखता है। देश दुनिया के अलग ट्राइब्स में भी ये चीज़ें हैं, लेकिन हिंदुस्तान का ट्राइब्स कई आगे सोचता है। साउथ में, केरल में हम जो चित्र देखते हैं ट्राइबल आर्ट के, देखते मतलब ऐसा लगता है कि ये काफ़ी हिस्टोरिक वर्क है जिसको हम भूल गए हैं। ललित कला एकेडमी ऐसे ट्राइब्स को दोबारा स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम ले लिया है और ट्राइबल आर्ट का पहला प्रदर्शन, वार्षिक प्रदर्शन जो है, नेशनल प्रदर्शन लास्ट ईयर मुंबई में हुआ। ट्राइबल आर्ट का दूसरा प्रदर्शन, नेशनल आर्ट एग्जीबिशन, इस साल में नेक्स्ट मंथ में होने जा रहा है। आपने कुछ घोषणा की है, पुरस्कारों की घोषणा भी की है? ट्राइबल आर्ट के आर्टिस्ट के लिए हमने 15 पुरस्कार की घोषणा की है और हम इसका रिस्पांस देख रहे हैं और लोगों में उत्साह देख रहे हैं। 51,000 के हम 15 अवार्ड्स दे देंगे। मुझे लगता है कि ये शुरुआत है। जब सरकारें भी इस तरफ ध्यान देगी और इसकी उपयोगिता भी और कलाकार के रोजगार के साथ में ये जुड़ा हुआ मैटर है, तो इस तरह से भी देश दुनिया को एक कला के स्वरूप से आनंद दे के रोजगार खड़ा हो सकता है। आज ट्राइब्स की जो आर्थिक स्थिति है, उसमें अगर इसका थोड़ा भी योगदान अगर आता है तो जीवन के साथ कला से आनंद के साथ जोड़ना एक बहुमूल्य काम ये ट्राइबल आर्ट से होगा, ट्राइबल सोसाइटी के लिए होगा। और ललित कला ये काम कर रही है तो देश के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा काम साबित होगा। शिरकत करके बड़ा अच्छा फील आया। जनरली हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी सोसाइटी है वो साइंस की तरफ भाग रही है, लेकिन साइंस और आर्ट दोनों पोल पे स्थित नहीं है। साइंस भी एक तरह का आर्ट है, तो यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा। मैं अभी कह रहा था अध्यक्ष जी से कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग मैंने किया, अगर मैं यूएस में बैठ के कंप्यूटर साइंस का काम कर रहा होता तो वो चीज़ नहीं हो पाती जो आप यहाँ पे इस नौकरी में आने के बाद आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे टच में हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं और नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा। इस तरह से आप भी सीखते हैं और आप बाकी लोगों को जो इसमें काम कर रहे हैं उनको जितना हेल्प हो सकता है, जो मोटिवेशन आपकी तरफ से हो सकता है, वो करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम गीता बारिया है। मैं झाबुआ गांव से हूँ और मैं भील जाति की हूँ और मेरे को 12 साल हो गए पेंटिंग बनाते हुए। और इस पेंटिंग में ये जो आदिवासी हवाई जहाज़ बना रही हूँ, जिसमें आदिवासी घूमने पहली बार जा रहे हैं, तो उसको मैंने ना पेड़ का रूप भी दे दिया और मछली का रूप भी दे दिया। ये 2 रूपों में ये पेंटिंग तैयार हुई। मेरा नाम शांता भूरिया है। मैं झाबुआ से आई हूँ और भोपाल में रहती हूँ अभी। मैं भील पिथौरा पेंटिंग में बना रही हूँ, जिसमें भगोरिया मेला हमने दिखाया है और कुछ बाराती जा रहे हैं जो दुल्हन के लिए सामान लेकर जा रहे हैं, तो मैंने अपने गांव का बताया है भील पिथौरा पेंटिंग के बारे में। मेरा नाम सुनील श्याम है। मैं पाटनगढ़ से हूँ, जिला डिंडौरी, और मैं 2004 से काम कर रहा हूँ गोंड पेंटिंग का काम। और ये मैंने बड़ा देव बनाया है जो हम लोग शंकर जी के रूप में इसको मानते हैं। मेरा नाम मुकेश बारिया है। मैं जिला झाबुआ से हूँ
और मैं भील पेंटिंग बनाता हूँ। जाति मेरी भील है और मैं ये काम 10 साल से कर रहा हूँ। और इसमें मैंने गलबाबसा बनाया है। ये गलबाबसा जो है, इसकी जो पूजा पाठ की जाती है वो मार्च महीने में होली के दूसरे दिन की जाती है, क्योंकि इसमें मान्यता ली जाती है। उसको पूरा करने के लिए इसको किया जाता है। मेरा नाम ज्योति विके है। मैं पाटनगढ़ से आई हूँ। मेरी जाति प्रधान है और मैं 12-13 साल से पेंटिंग का काम कर रही हूँ। ये हमारा गोंड आर्ट है। ये जंगलों के बारे में बताया गया है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जंगल में हमारे देवी दुर्गा रहते हैं, वो अपने भेष बदल के जंगल में सैर करते थे। इसी के आधार से मैं अभी हिरण के रूप दी हूँ। अभी बाद में यहाँ पूजा करने के लिए आएंगे। मेरा नाम जयसिंह पट्टा है, ग्राम पाटनगढ़ के रहने वाले, जाति गौड़। और 2010 से मैं पेंटिंग का काम कर रहा हूँ। ये धरती माता बना रहा हूँ। तो ये नाग पंचमी के दिन सभी जीव, मतलब सभी सांप इसमें होते हैं कि मतलब ये एक प्रकार के सांप है, सतबहनी, इसको बोला जाता है सतबहनी। तो ये पुत्ती जो धरती माता के यहाँ में रहता है, पुत्ती से उपनाश लेता है। पुत्ती को चीटी चढ़ाता है, चीटी मिट्टी को ऊपर चढ़ा के और फिर पुत्ती बनाता है उसको। उसके नीचे में फिर नागिन रहता है। उसके बाद फिर ये सतबहनी, 7 बहन वो रहते हैं, वो फिर निकलते हैं। मेरा नाम गरीबा सिंह टेकाम है और मैं ग्राम पाटनगढ़ के रहने वाला हूँ, लेकिन मैं कुछ दिनों से भोपाल में ही रह रहा हूँ और मैं भोपाल में रह के ये अपना कार्य कर रहा हूँ। और मेरे को लगभग 25 साल हो गया ये काम करते हुए, गोंड पेंटिंग करते हुए। और मैंने इस कैंप में जो ये पेंटिंग बनाया है, महुए का अर्क, उसका गुण क्या है और अवगुण क्या है, उसको मैंने 3 रूप में विभाजित किया है। जैसे कि एक पान, एक प्याला जब पीता है इंसान तो एक तोते की तरह वो बोलता है, और जैसे ही 2 प्याला पिया या 3 प्याला पिया तो उसका आवाज़ तेज, मतलब बाघ की तरह दहाड़ने लगता है, और उससे भी ज़्यादा हुआ फिर वो सुअर की तरह कहाँ पड़ा है उसका कोई होश नहीं रहता। तो उसको मैंने तीनों चीज़ के इसमें जी। मेरा नाम संभव सिंह श्याम है और मैं गोंड समुदाय से हूँ। मैं पिछले 22 वर्षों से काम कर रहा हूँ और अभी जो मैं बना रहा हूँ ये नेचर पर आधारित है कि मतलब प्रकृति में एक सुबह और एक शाम है। क्या हो रहा है इसमें कि दिन में जो है, क्योंकि मैं बांधवगढ़ आया हूँ तो मैंने ध्यान दिया उस चीज़ पे कि हाँ यहाँ रात में भी जानवर हैं और दिन में भी जानवर, क्योंकि हम प्रकृति पे पेंटिंग बनाते हैं। तो मैंने दिन भी दर्शाया, उसमें रात भी दर्शाया कि रात में कुछ जो परभक्षी हैं वो रात में जागते हैं और जो दिन के हैं वो दिन में दिनचर्या में उनका पूरे कर रहे हैं अपना कार्य, और जीवन चक्र उनका चलते ही जा रहा है, मतलब उस कंटिन्यूस में ही है वो। मेरा नाम भारती श्याम है और मैं भोपाल से आई हूँ। मैं आदिवासी प्रधान जनजाति से हूँ और मैं ये ट्राइबल आर्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पर ये एक हमारा जो जिसमें देवी, हमारे देवता जो विराजमान रहते हैं, उनके ऊपर ये चित्र बनाया है। इसमें अभी मैं नीचे और भी चीज़ें बनाने वाली हूँ, जिसमें कुछ लोग पूजा करते हुए, जो हम लोगों का साजा का पेड़ रहता है उसकी पूजा करते हैं। उसमें बड़देव की शायद आत्मा बसती है ऐसा कहा जाता है, तो मैं वही बना रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम चित्रकांत श्याम है। मैं पाटनगढ़ के रहने वाला हूँ और मैं 2011 से काम सीखना शुरू किया था और 2014 से मैं खुद का काम करना चालू किया हूँ। और इसमें पेंटिंग में दर्शाया हूँ कि 100 पुत्रों का कौरव था और 5 पांडव थे। तो कौरव के बीच में वो हुआ, खुजलैया सिराने के लिए एक एक मुट्ठी सभी कौरव के बच्चे थे, वो इकट्ठा मिट्टी करके और उसका हाथी बनाएंगे, हाथी में बैठाल के और फिर खुजलैया सिराने जाएंगे। और कुंती का 5 बेटा था तो 5 में से कम मिट्टी आएगी। तो भीम ने खुद अपने पूर्वजों को जो हाथी था ऐरावत, उसको खुद लाने के लिए फिर भीम चला गया था। ये दृश्य बनाया हूँ। नमस्ते सर, मेरा नाम रिंकू बाई बेगा है, उमरिया ज़िले से हूँ। गांव बिचुआ है ग्राम। मैं 10 साल से काम करना, मतलब 10 साल हो गया सीखते हुए। अभी 1-2 साल में मतलब मैं सीख कर ये बनाना शुरू करी हूँ। और
ये जो मैं बैला बनाया हूँ मतलब इसके ऊपर मैंने एक फिगर बना के मतलब इसके अंदर में मतलब पूरा जो मेरा आत्मा का कलामास होता है उसके अंदर मैं सब बना दी हूँ। हमारा नाम फगुनी है सर, लोढ़ा से आए हैं। ये बनाए हैं, पहले मिट्टी में काम करते थे, फिर कागज़ में करते थे, फिर भी इसमें करने लगे। आज से 10 साल हो गए। ये क्या बनाया है? हाथी बनाए हैं। हाथी में अंदर क्या है? वो उसका बच्चा है। और ये नीचे क्या है? वो उसका आदमी है, ऐसे वो आदमी को कचर दिया हाथी। अच्छा। जाति कौन सी है आपकी? बैगा। बैगा। गाँव? लोढ़ा। मेरा नाम संतोषी बाई बैगा है, लोढ़ा की रहने वाली हूँ। 10 साल पहले हम मिट्टी में गोबर में बनाते थे, फिर इसके बाद कागज़ में किए हैं और आशीष स्वामी ने हमको बताए हैं, फिर इसमें करने लगे। ये वो है हमारा परंपरा बघेश्वर देवता है। कुमार श्याम। कहाँ से आए हो? पाटनगढ़ से। जाति तो वही प्रधान? जी। और ये क्या बनाए हो तुम? ये अमरकंटक से मतलब नर्मदा नदी उद्गम होकर कपिल धारा में नीचे गिर रही है और नीचे ये ऊपर बढ़िया खेत है, हरा भरा है, वहाँ पे घास वगैरह है वहाँ पे और हिरण वहाँ बैठे हैं और नीचे ये कपिल धारा में ये नीचे से फिर पानी जा रहा है और उसके नीचे में हाथी हैं 2, एक बच्चा है इसका। बस कब से काम कर रहे हो? क्या 2011 से। सीखे हो कहीं का? जी, मेरे भाई लोग करते थे, उसी को देख के सीखा था। मेरा नाम गणेश कुशराम है, मैं ग्राम पाटनगढ़ से हूँ और मेरा जाति गोंड है ना, और मैं 2011 से ये काम कर रहा हूँ। और ये जो थीम बनाया हूँ मैंने, ये एक जलपरी की कहानी है। जो जलपरी है वो सुबह जब होती है तब ये सूर्यदेव जब निकलता है तब ये प्रार्थना करती हैं दोनों, और ये जो ऊपर में ये चिड़िया हैं ये सब उसकी चहचहाहट से ये प्रार्थना करती हैं। मेरा नाम संतोष परस्ते है और मैं ग्राम पाटनगढ़ से हूँ। मेरी जाति गोंड है। मैं लगभग 10-12 साल हो रहा हूँ। 1995 से काम कर रहा हूँ। पहले लकड़ी पे करता था और हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम से मेरी ट्रेनिंग हुई थी, और पर लकड़ी ना मिलने के कारण गांव में जब लोग ये कैनवास सीट पे काम करते थे उनको देख देख करके मैंने भी सीखा इसको, और अब ये काम कर रहा हूँ। और ये मछली है, दोनों बामी मछली कहते हैं इनको। तो ये मेल फीमेल। मेरा नाम टेकराम सिंह नेताम है और जाति गोंड, और मैं पाटनगढ़ के रहने वाला हूँ। और 2011 में बनाने सीखा हूँ। और ये गाय हैं और गाय के बछड़े हैं, और ये जो पेड़ बना हुआ है ये पीपल का पेड़ है। और जब वो क्या कहते हैं मई जून में जो मतलब पूजा करते हैं उसी के ये दिया हैं, और बछड़ों की भी पूजा करते हैं। मेरा नाम धन सिंह पट्टा, जाति गोंड, ग्राम पाटनगढ़ से आए हूँ। ये काम सीखा हूँ मैं 2010 से, और ये बरगद का पेड़ है और इसके नीचे ये पेड़ में देवी देवता हैं और इसके नीचे जीव जंतु विश्राम करते हैं, और इसके किनारे नदी है और इसकी पूजा करते हैं तो मंत्र पढ़ के कुछ भी चीज़ मंगत मांगते हैं तो वो पूरा होता है इस बर के पेड़ से। जी, मेरा नाम शिवलाल उर्वेती है और मेरी जाति गोंड है। मैं ग्राम पाटनगढ़ का मूल निवासी हूँ और मैं 2011 से ये पेंटिंग कर रहा हूँ। और मैंने जो ये चित्र बनाया है ये मोर बरसात के मौसम में ये डांस कर रहे हैं। मैं अमित परस्ते, गोंड समुदाय का हूँ मैं, और ये जो काम है मैं 2015 से कर रहा हूँ। और ये जो खुशराम का एक बहुत बड़ा देव है,
इसको बहुत अच्छे से पूजते हैं, उसी को मैंने यहाँ चित्रांकित किया है। मेरा नाम किशन उइके है और मैं पाटनगढ़ ग्राम से हूँ और यह काम 2010 से मैं गोल्ड पेंटिंग का काम कर रहा हूँ। और ये जो मैंने बनाया है ये टिठी चिड़िया है, जो जब बादल गरजता है बरसात के समय में तो ये अपने अंडों को छुपाने के लिए खुद अंडों के ऊपर बैठ जाती है और अपने अंडों का बचाव करने की सोचती है। मेरा नाम चरण सिंह मरावी है, मैं पाटनगढ़ का हूँ और गोंड पेंटिंग का काम करता हूँ और 2012-13 से काम करते आ रहा हूँ सर। और ये भीम है, माँ नर्मदा अमरकंटक से निकली है और ये पहले घुसा के निकली रही, तो उसको रोकने के लिए भीम पर्वत को लेकर अपने कंधों पे लेकर और इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम राजेंद्र कुमार उइके है, मैं पाटनगढ़ से हूँ। मैं 2008 से काम कर रहा हूँ और ये एक चींटी का मांड है जो हाथी के रूप में दिखाया गया है। इसमें ये सब पैटर्न जो बनाया हूँ वो अलग अलग मायने हैं। जैसे ये चींटी का जो अंदर जाने वाला होता है ये उसके घर है और ये बहुत पुराने हो जाते हैं मांड, तो ये घास उग जाते हैं। इस तरह से ये एक हाथी के रूप में मांड बनाया हूँ। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार ध्रुवे है, मैं पाटनगढ़ से हूँ और मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ। और ये शेर बना है और हाथी, और इसमें ये लोमड़ी है और वो हिरन है। मेरा नाम दीपिका ध्रुवे है, मैं पाटनगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं ये काम 2014 से कर रही हूँ और मेरी जाति प्रधान है। ये जो मैं बनाई हूँ बागबान है, ये शादी ब्याह में जो ये शेर है ये, और शादी हो रहा है तो वहाँ कुशराम के घर में, जो वहाँ हमारे गांव में कुशराम फैमिली है, वहाँ पर ये किया जाता है कि जिसको देव आता है, मतलब भाव आता है, वो ये है बागबान। तो ये इस मटके में मतलब दिया है, उसको खाने आता है ये जानवर, तो ये इसको मतलब काटता है। जी, मेरे नाम चंद्रकली पुसाम है, मैं पाटनगढ़ के रहने वाली हूँ, जाति प्रधान है। और पेंटिंग के काम मैं 2010 से कर रही हूँ। जो अभी ये पेंटिंग बना रही हूँ ये एक बूढ़ा चिड़िया है, बहुत पुराना चिड़िया है, जो अपने घोंसला से इधर उधर उड़ के आ जा नहीं रह सकता था, कहीं नहीं जा सकता था, उदास है कैसे चुपचाप अकेला बैठे रहता था। ये अपने आप में महसूस करता था कि मेरे पास कोई नहीं आते, मैं भूखा रहता हूँ, मेरे पास कोई चिड़िया नहीं आते, मैं अकेला बैठा रहता हूँ करके मायूस हो जाता है। फिर एक दिन सोचते सोचते अपने पूँछ को एक पेड़ के रूप में, विशाल पेड़ के रूप में फैला के और ऐसे रखता है। फिर उसी समय सारे चिड़िया आके वहाँ झुंड बना के और चहचहाने लगते हैं, बैठते हैं। फिर जो भी दाने लाते हैं वो खाते हैं, थोड़ा बहुत उनके खाने से गिर जाती है नीचे, उसी को खा कर ये अपने जीवन यापन करता है। और उस दिन से बहुत अच्छा से फिर जब तक इनकी ज़िंदगी खुशी खुशी रहता है, बस उसी के ऊपर पे बनाई हूँ सर। मेरा नाम शोभा रानी ध्रुवे है, ग्राम पाटनगढ़ की हूँ। मैं 2018 से काम कर रही हूँ और ये एक राजा सेन के गढ़ के बारे में बना रही हूँ। सर, मेरा नाम सुनील तिकाम है, मेरा जाति है गोंड प्रधान, मैं ग्राम पाटनगढ़ के रहने वाला हूँ और मैं 2010 से काम कर रहा हूँ। और ये जो अभी पेंटिंग बनाया हूँ ये एक आदिवासी जो जंगल के किनारे रहते हैं ना, उसमें वो जंगली जानवरों के डर की वजह से ये पेड़ के ऊपर अपने बाल बच्चों के एवं अपनी सुरक्षा के लिए पेड़ के ऊपर ये एक झोपड़ी बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और साथ में ये खेती बाड़ी का भी जो फसल होता है उसकी देख रेख भी यहीं से करते हैं। इसी के बारे में मैंने पेंटिंग बनाया है। मेरा नाम मंदाकिनी टेकाम है, पाटनगढ़ की रहने वाली हूँ और जाति प्रधान है और मैं 12 साल से काम कर रही हूँ। और ये हिरन बनाई हूँ, चिड़िया बनाई हूँ और ये पेड़ है, जंगल खा रहे हैं, पेड़ खा झूलन 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 कहाँ से हो? कौन गांव से? लोढ़ा से। लोढ़ा? हाँ। कौन सी जाति हो? अपन बैगा। बैगा? बैगा। बैगा जाति। हाँ।
ये काम कब से कर रही हो? बहुत दिन के करता है, ये गुरुजी हमें सिखाए। अच्छा, कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए। अच्छा, हाँ। ये काम करने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, खूब आनंद आता है? हैं? तो ये क्या बनाए हो? ये बघेश्वर। बघेश्वर? हाँ। जी कौन होते हैं? बैगा बाबा बघेश्वर चलता है। बैगा बाबा बघेश्वर? हाँ। अच्छा अच्छा। उनसे तो ये क्या है? बंदल बना दे हैं, रूख मचड़ है। अच्छा। हाँ। वो बीच में क्या बना है? वो बीच में देवता। हाँ, ये बड़ा देव? हाँ। अच्छा। तो आप लोग कौन की पूजा करते हो? बड़े देव की पूजा करते हो? नहीं, बघेश्वर की पूजा करते हो? बघेश्वर के हमारे जात में सब चीज लगता है। दारू भी लगता है। हैं? दारू ला नरियर दारू मुर्गी सब लगाते। सब लगता है? हाँ, सब लगाते। अच्छा। या जब दिवाली आओ थे तो हमका बहुत खर्चा लगता है। बहुत खर्चा लगता है। सब लाना पड़ता है? हाँ, सब लगा पड़ता है। ये बताओ आप कब पैदा भई, कहाँ भई, जोरैया बाई नाम कैसे पढ़ो? चंदाई के भाई का नाम ऐसे पड़ गया। ये देखा हमारे अब तो नहीं जानते कि पैदा होने में ही, लेकिन पैदा हुए चंदर छिटकी रही। सब पैदा हुए। अच्छा, तो चंदर में छिटकी रही पैदा हुए, उसलिए हमारा चंदाई के भाई नाम धरा दिया। अच्छा। हमारे माँ बाप। अब हमारे अपने माँ बाप का लाड़ प्यार नहीं पाए। 6 महीना के भाई जब से हमारा माँ खत्म हो गई और फिर साल भर नहीं हुआ हमारा बाप खत्म हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में हमारा भाई रहे, 3 भाई रहे। 3 भाई में हमारे मझले भाई सोचे कि देखो हमारे बड़े भाई के तो 6 लड़के होते हैं और हमारे 2 लड़के हैं, तो हम अपने बहन को पाल ले जाएंगे, हमारे बहन का दुख न होने चाहिए। और छोटे भाई के लड़के बच्चे नहीं रहे, उनके बच्चे नहीं रहे। फिर सोचे कि हम लांगड़ है, वैसे थोड़ी लांगड़ रहे। कहीं हम लांगड़ है, हम तो खेती बाड़ी नहीं कर सकते। तो हमारे मझले भाई हैं तो थोड़ी वैसे पढ़ते तो पाल के ले जाएंगे। इसलिए हम फिर हमको यहाँ वहाँ करे। हमारी भाई जब शैतान हो गए हैं, 20-25 साल का हो गए हैं, हमारी उम्र बहुत भारी हो गई। फिर हमारा आदमी ख़त्म हो जाता, किसी का बने किसी का मजदूरी करके। भाई पूरी मजदूरी नहीं देते तो आधी देव तो कम से कम मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे बच्चे खाएंगे। लकड़ी बेचा जा, दारू बेच बना के, अब दरगो बेचे है भाई, हम कह झूठ बोले। जब करे करम तो हम बताएंगे, दारू बना के बेचे है। अच्छा, तो फिर स्वामी जी देखे हमारी तरंगा तो बोले कि नहीं तुम ऐसा करो, बहुत तकलीफ है तुमको, तो मिट्टी गोबर से पहले लिपाई करो, उसमें से फिर मिट्टी से बनाओ, चित्र बनाओ, जैसे बन जाए तुमसे तैसे बनाओ। मिट्टी कहाँ बिगड़ जाएगा तो हम फेंक देंगे, बस बनाओ। फिर ऐसे तैसे कागज़ देने लगे, कागज़ में बनाओ, वो भी बिगड़ेगा तो हम फाड़ के फेंक देंगे। ऐसे सिखाते सिखाते स्वामी जी हमको खूब सिखा डाले। कितने साल सीखी हो? मैं सीखे हो 3 साल तक। अच्छा। उसके बाद में फिर मैं ऐसे पेंटिंग करने लगे। अच्छा। शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, 10 साल हो गए मेरे पेंटिंग कर। ललित कला एकेडमी नई दिल्ली ने यहाँ के आदिवासियों को और मध्य प्रदेश के आदिवासियों को एक साथ संजो के ये जो कैंप आयोजित किया है, दिस वंडरफुल, दिस जस्ट वंडरफुल। कुछ हमारे गौड़ आर्टिस्ट हैं जो कि भोपाल से भी आए हैं, आसपास के विसिनिटी ऑफ द एरियाज़ जैसे डिंडोरी पाटनगढ़ के भी आर्टिस्ट हैं, और यहाँ के बैगा आर्टिस्ट जिसमें इंटरनेशनल बैगा आर्टिस्ट जोधैया बाई, शी इज़ स्टिल वर्किंग। बड़ी उसकी बात है, उसका डिवोशन देखिए आप। कल उसके मझले बेटे की डेथ के बावजूद भी शी इज़ डूइंग हर जॉब। इसको डिवोशन कहते हैं, और ये हमारे यहाँ के ट्राइब्स में कूट कूट के भरा हुआ है। मैं शांति निकेतन में जब पढ़ता था, वहाँ संथाल ट्राइब्स जो है कॉलेज के अंदर घूमते रहते थे, उनसे बातें होती थी। वहीं से आदिवासी जनजीवन के बीच में जो है रहने का एक अनुभव हुआ। यहाँ मैं उमरिया का रहने वाला हूँ। 4 जनजातीय यहाँ पे, गोंड, बैगा, कोल, अगरिया
रहती हैं। और इसमें लास्ट 10 सालों में मैंने बैगाओं को जो है, जिनका ट्रेडिशन ख़त्म हो चुका, कोई पेंटिंग नहीं करता था, तो 10 साल में मैंने जो है एकेडमिक तौर पे चीज़ों को समझा और इनको आगे बढ़ाया। इसी तरीके से इच्छा है अकादमी के जो उत्तम पाचार्य जी ने मेरी बात को समझा और ये क्यूरेट करने के लिए जो एक मुझे मौका दिया बांधवगढ़ में, क्योंकि सभी चित्रकार जो हैं आप देखेंगे पेड़ जानवर बना रहे हैं, तो जो आदिवासियों का जनजीवन है वो आदि युग की कल्पना का ही एक आधुनिक स्वरूप है। इसके चलते बांधवगढ़ को चुना गया और आगे भी जो है कोल जनजाति जो अपने धीरे धीरे जो है परंपराओं को बिल्कुल भूल रही है, उसको भी जो है चित्रकला जो है, खासकर हमारा विषय है, तो चित्रकला के रूप में जो है एक परिचय कराना है। और मैं उत्तम जी से जो है अनुरोध करूँगा कि इस जनजाति के साथ भी ललित कला अकादमी जो है कुछ कार्य करे। हाँ, मैं इंदौर से BR बोदड़े और विगत 35 साल से पेंटिंग में काम कर रहा हूँ। पाटनगढ़ गया हूँ, सारे कलाकारों से मिला, उनके काम देखिए, उसके बाद उनका चयन किया है ना। उसमें से जो अच्छे लोग मिले उनको हमने इस कैम्प में शामिल किया है। इसमें ललित कला की बहुत बड़ी भूमिका है। ललित कला ये चाहती है कि ट्राइबल आर्ट को आगे बढ़ावा मिले।
जैसे एम्बेसडर की तरह इसमें लिया है और ये पूरा माहौल रिक्रिएट किया यहाँ पर, ताकि हमें सनत रहे कि ये उमरिया में बांधवगढ़ में आयोजन हुआ था, जहाँ उमरिया की खास पहचान जो है वो जुड़ैया भाई वो यहाँ पर हमारे साथ हैं। आर्ट के माध्यम से ही किसी भी चीज़ को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित कर सकते हैं ना। तो जुड़ैया जी को ज़्यादा और लोगों के बीच इंस्पिरेशन के रूप में पहुंचाने के लिए हमारे पास एक मीडियम है पेंटिंग। जो भी आदिवासी कलाकार हैं उनको जो है हम और अच्छा उनके मोटिवेशन के लिए और इस क्षेत्र में और उसका उत्कृष्ट काम करने के लिए हम सभी तरह के प्रयास कर सकते हैं। और हमारे पास है सूची है, हमने सूची भी बुलाई हुई है, तो इसमें हम जो है कार्यक्रम करवाएंगे ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से। और जितने भी हमने चिन्हित किए हुए हैं व्यक्ति इस क्षेत्र के लिए जो कि महारत हासिल करते हैं, उनको हम मोटिवेट करेंगे और इसमें काम करवाएंगे।